एक लड़का है ना अपना वो ईशांत शर्मा, बहुत शैतान है, जी। बहुत ही अच्छा लड़का है। जी। तो वो कई बार क्या करता था, बस में जैसे सबसे पीछे बैठता था और वो कहता था भोलेनाथ सबके साथ। उन्होंने बहुत क्रिकेट के लिए किया, मिस्टर सुनील देव। मैं उनके सामने बैठा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि फिजियो कौन है? मैंने कहा यस सर, मैं फिजियो हूँ। एक ऐसा लिस्ट बनाई जिसमें कि आप अपने डाइट को बड़ा इंपॉर्टेंस दें, आप अपने स्लीप को इम्पोर्टेंस दें, लेस इंपॉर्टेंस जो आप दें अपने डिजिटल गैजेट्स को। अगर आप ग्रास रूट लेवल पे हैं, किसी भी लेवल पे हैं, आपको ग्राउंड में भागना ही पड़ेगा, तब तक आप अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते। मिड सीजन कोई प्लेयर इंजर्ड हो रहा है एंड मेंटली या साइकोलॉजी जो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है ना, दैट इज़ वेरी डेंजरस, दैट इज़ वेरी डेडली। एक फिजियोथेरेपिस्ट का नंबर 1 रूल कह लो या आपके लिए द बेस्ट इंग्रेडिएंट क्या रहता है? तो जब वो आता है तो हम उसको फिजिकली भी देखते हैं, मेंटली बहुत सपोर्ट करना पड़ता है उसे। और सबसे गलत टाइम, सबसे गंदा टाइम वो इंजरी का ही होता है। 4 दिन ग्राउंड में खड़े होना फॉर अ स्टेट मैच एंड 5 days इन एन इंटरनेशनल मैच इज नॉट एन ईजी टास्क। राइडिंग द नॉर्मल कार, मिड वे आपका एक्सीडेंट हो रहा है, योर बॉडी इज़ ऑलमोस्ट गॉन फॉर अ ईयर, अब सिर्फ रिहैब करना है। सर आपके हिसाब से आई वोंट इवन से कि ऋषभ पंत के दिमाग में क्या चल रहा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम पे तो ही मस्ट बी ड्रेन्ड। और उसका एंकल और नी तो इतना खराब था कि शायद कहीं और किसी और कंट्री में होता तो दोबारा नहीं खेल पाता। ऐसा है। बहुत ही अच्छा, और ऋषभ ने भी बहुत मेहनत की है। बिल्कुल। साथ ही फिजियोस ने बहुत मेहनत की, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वालों ने बहुत मेहनत की। वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं जुड़े, उनका पैशन है। ये दुनिया है आपकी, ये इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है आपका। एक दिन भी अगर आप ग्राउंड में नहीं जाते हो ना, तो आपको लगता है कुछ मिस हो रहा है। A lot of cricketers in Delhi, in India, in across the world are only oriented around them wanting to be a good cricketer or a good sports person. And एक चस्का होता है तुम्हारी गली क्रिकेट के डेज से लेके एंड तक कि हमें एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना है या फिर हमें बस जाना है, इंजॉय करना है, रन्स बनाने, विकेट्स लेनी और आ जाना है। बट दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू मेंटेन देयर बॉडी, हाउ टू मेंटेन देयर माइंड, हाउ टू डेवलप स्किल्स इन वेज जो शायद कोई नोटिस नहीं कर रहा होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे जब उनकी परफॉर्मेंस इन्हांस हो रही होगी, वो हर दिन उसे नोटिस कर रहे होंगे एंड हर दिन उसे चेरिश कर रहे होंगे। अ लॉट ऑफ स्टोरीज गोज अनहर्ड बट नॉट हियर ऑन डिकोडेड बाय दक्ष व्हेन वी हैव समवन who is there behind the scenes 24/7, off season ho, on season ho, a player recovering, a player trying to just get off the mark एंड इंजरी प्रोन बॉडी को वो मिनिमाइज करने की जब कोशिश कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो उनके साथ दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। टुडे आवर गेस्ट इज वन अमंग दोज who has been there with a lot of players in Indian cricket today, who has been actively revolving around them maintaining their great health. I have got a physiotherapist on board, and he's not just a physiotherapist, he's much beyond that. He's a god to all the cricketers who are shaping their future today. My guest for the day, Mr. Deepak Surya, who is also known as the best cricket physio as for me. So, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने तो इंट्रोडक्शन ही मेरा बहुत अच्छा दे दिया। और आप तो खुद ही बहुत अच्छा बोलते हो। आप तो Sir. बहुत एज में तो बहुत छोटे हो, बट आप बहुत अच्छा बोलते हो। सर बस सौभाग्य है, आपका आशीर्वाद है। थैंक यू। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ सबके साथ। सबके साथ यही मेरे को सबसे पहले जानना है, इफ़ आई वांट टू स्टार्ट दिस। 2017-18 के आसपास जब मैं क्रिकेट खेल रहा था एंड 13-14 साल का था, तो उस टाइम पे आप सोशल मीडिया तो हम लोग स्टार्टिंग से ही इसे कर रहे होते हैं स्वाइप, एंड ये देखता था मैं कि रील्स आ रही हैं किसी की, या उस टाइम पे तो रील्स भी नहीं होती थी बट शॉर्ट वीडियोज़ आ रही है, कुछ आ रही है, एंड आई यूज्ड टू सी दिस थिंग कि कोई है, ही इज़ अ क्रिकेट फिजियोथेरेपिस्ट, ही इज़ वर्किंग विद दिल्ली, ही इज़ वर्किंग इन अक्रॉस इंडिया, दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ काम कर रहे थे। तो इन पर्टिकुलर भी ना स्टार्टिंग मुझे आपका नाम नहीं पता था, सबसे पहले मुझे यही पता चला था दैट ही चैंट्स भोलेनाथ, भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, डिवोटी हैं। तो ये सर ये कैसे हुआ? हाउ डिड दैट? ये कुछ ऐसे हुआ कि जैसे मैं भोलेनाथ को बहुत मानता हूँ, तो मैंने लोगों को ऐसे ही बोलना शुरू किया। उनके नाम की जगह मैं ऐसे ही बोलता था, अरे भोलेनाथ जरा ये काम है, जल्दी जल्दी में से बोल देता था। तो फिर मैं एक प्रेयर कराता था मॉर्निंग में, या फिर जब जैसे हमारा आफ्टरनून में मैच है, कभी भी मैच होता था तो हम एक सन सैल्यूटेशन कराते थे, और वहीं पे मैं बोलता था भोलेनाथ सबके साथ। तो इवन मुझे कई लोगों ने बोला कि नहीं नहीं आप ऐसे बोलो, भोलेनाथ हमारे साथ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये दिस इज अ प्रेयर, लाइक मैं सबका भला चाहता हूँ, तो हम ऐसा बोलते हैं। अब ये ऐसा बोलना शुरू किया। कई लोग ऐसे इंडिया में हैं जो मुझे कई बार नाम से नहीं जानते, लेकिन वो मुझे भोलेनाथ बोलना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये शायद ब्लेसिंग है भगवान की, कि शायद उन्होंने अपना नाम दिया मुझे। और एक लड़का है ना अपना वो ईशांत शर्मा, बहुत
शैतान है, जी। बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ जी। तो वो कई बार क्या करता था, बस में जैसे सबसे पीछे बैठता था और वो कहता था भोलेनाथ सबके साथ। तो क्या बात है। सब लोग ना उसको फिर रिपीट करते थे। ओह! और मैंने तो इंडियन टीम में मतलब क्लोजली देखा है कि काफ़ी लोग हैं जो भोलेनाथ को मानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी वो देख रहा हूँ मैं कि 2015-16 की वर्ल्ड कप की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहाँ पे विराट कोहली बोलते हैं कि आई एम नॉट द पूजा पाठ टाइप्स। टू 2025 हर जगह ही इज़ देयर, चैंटिंग गॉड्स नेम एवरीवेयर। तो आपके हिसाब से नॉट जस्ट इन स्पोर्ट्स बट पूरी लाइफ में ही कितना बड़ा कनेक्ट हो सकता है ऑफ समवन हु इज़ स्पिरिचुअली एक्टिव? क्या कुछ मैटर करता है विद देयर प्रोफेशनल फील्ड, या फिर आपको लगता है कि देखिए मैं तो हमेशा सबको यही बोलता हूँ कि आप पहले मेहनत कीजिए जी। और आपका जो क्रिकेट है आप उसी को भगवान बना लीजिए। अब आप उसे चाहे किसी भी शेप में देख लीजिए, किसी भी फॉर्म में देख लीजिए। आप अगर भोलेनाथ को मानते हैं तो आप उनकी शेप में देख लीजिए, अगर आप माता को मानते हैं या आप कृष्ण भगवान के डिवोटी हैं आप उसमें देख लीजिए। बट आप मेहनत कीजिए, अच्छे काम कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए। यही आपकी सच्ची भक्ति, सच्ची आपका एक कर्म भूमि और सच्चा आपका एक्ट है। गेटिंग इट। बेस्ट है सर, क्योंकि आप जिस फील्ड में हो आप हर दिन ऑलमोस्ट काफ़ी सारे नए प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, काफ़ी सारे नए लोगों से आप मिलते हो, तो यू आर एंगेजिंग इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटीज़ विच इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ कि आप बहुत लोगों को जानते हो, उनकी बॉडीज़ पे काम कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इनफैक्ट 99% ऑफ द लोग ऐसे ही हैं जो कि स्टार्टिंग से अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं तो उनका मेन गोल होता है कि हम क्रिकेट खेलें या फिर हम फुटबॉल खेलें, बैडमिंटन खेलें, बट खेलें। दे डोंट वांट टू बी बिहाइंड द सीन्स कि हम लोग उनकी साइकोलॉजी में हेल्प करेंगे, वी वुड वांट टू बी द कोच, वी वुड वांट टू बी समवन्स फिजियो एंड ऑल ऑफ दैट। तो आपका ये जो कनेक्शन है विद मेंटेनिंग अ लॉट ऑफ बॉडीज, विद इंश्योरिंग कि ये लोग मैच रेडी रहे, विद इंश्योरिंग कि ये लोग अपनी पीक फिटनेस अटेन करें, ये सर सिलसिला कैसे शुरू हुआ स्टार्टिंग से? मतलब क्या रहा कि आपका इंटरेस्ट आया दैट लेट अस जस्ट गेट इनटू दिस, हाउ डिड दैट हैपन? शुरू में क्या होता था कि जैसे क्रिकेट तो एक इंडिया में एक रिलीजन की तरह है और सब लोग चाहते हैं कि मैं क्रिकेटर बनूं, मैं टीवी पे आऊं। हम लोग भी, मैं एक गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलता था, एक दो शॉट्स बहुत अच्छे मारता था, उसके बाद फिर आउट हो जाता था। ओके। तो मुझे लगता था मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। बट जैसे जैसे मुझे लगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मेरे फादर साहब ने मुझे पढ़ने के लिए भोपाल भेज दिया। तो वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड था, मुमताज़ नाम है उसका। उसके फादर साहब बहुत बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे, उनको बड़ा शौक था। वो बोलते थे कि क्रिकेट में एक फिजियो वर्ड होता है, हम लोगों को तब फिजियो नहीं पता था, हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट ही बोलते थे। तो कहते थे फिजियो बोलते हैं, उनकी सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छे पर्क्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो सारा टाइम क्रिकेट वालों के साथ ही रहते हैं, उनके साथ रूम शेयर मतलब होटल शेयर करते हैं, उनके साथ ही ट्रैवल करते हैं। तो एक ना तब से दिमाग में एक बहुत था कि अच्छा ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहिए। फिर कुछ सुनने में आया कि वो फिजियो ना कुछ अलग काम करते हैं कि प्लेयर गिरा हुआ होता है, उसको इंजरी हुई होती है, वो कुछ जाके करते हैं और वो ठीक हो जाता है। और दिस इज अनलाइक फिजियोथेरेपी, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, मशीनरी में होते हैं वो, हाँ जी 10 दिन आना, 15 दिन आना, फिर आता है आपका 50% रिलीफ हुआ, किसी को नहीं हुआ, एक महीना फिजियोथेरेपी चल रही है, 2 महीना चल रही है। तो दिस क्रिएट्स एन इंटरेस्ट कि ऐसा वो क्या करते हैं कि जिससे कि जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो वो इंटरेस्ट एक डेवलप होना शुरू हुआ। तो फिर लगा कि नहीं ऐसे कौन से कोर्सेज होते हैं वो हम भी कर लेते हैं। तो फिर करने शुरू किए, धीरे धीरे करके करने शुरू किए। और एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। जब पहली बार मुझे यहाँ दिल्ली क्रिकेट ने अपॉइंट किया था तो मेरा पेट निकला हुआ था, ठीक ठाक पेट निकला हुआ था। और जब आप बैठे होते हो तो आपका पेट और ज़्यादा बल्ज करता है। तो हमारे वहाँ पे हमारे एक सर होते थे और उन्होंने बहुत क्रिकेट के लिए किया, मिस्टर सुनील देव। मैं उनके सामने बैठा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि फिजियो कौन है? मैंने कहा ये सर मैं फिजियो हूँ। मैं तब पहली बार अपॉइंट हुआ था, मैंने टमी अंदर खींचा हुआ था और मैं सोच रहा था कि मुझे कोई टोक ना दे। बहुत सारे लोग बैठे थे, ट्रेनर भी बैठा था, मुझे लगा कि कोई ये ना बोल दे कि अरे ये तो फिजियो कैसा है, इसका तो पेट निकला हुआ है। बट हमारे फिजियो के बहुत लोगों के निकले होते हैं, वो नहीं। लेकिन मुझे खुद को बड़ा एक शर्म सी आ रही थी कि नहीं ये मुझे कोई बोल ना दे। और कितनी देर खींचता है, थोड़ी देर बाद छोड़ना पड़ा ऐसे करके। तो मुझे तब से ये था कि मुझे फिजियो बनना है और मुझे थोड़ा अच्छा काम करना है जी। पहले अपने आप को मेंटेन करना है, फिर कहीं एटलीस्ट कहीं आपके बारे में कोई बात करे तो ये कहे कि नहीं अच्छा फिजियो है। कुछ ऐसा करना था। इसलिए फिर मेहनत करते गए। वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी कोर्स होता है तो हम करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो स्टार्टिंग में एक चस्का था वो यही था कि क्रिकेट में इंटरेस्ट है, एंड इंटरेस्ट के बाद से ही वो ऐसा कुछ करना था कि जो क्रिकेट की फील्ड से एसोसिएट हो जाए। बिल्कुल, विच हैपेंड इन द फॉर्म ऑफ यू बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट। एंड जैसे कि आपने बताया दिल्ली में आप जब सबसे पहले पॉइंट थे, दिस वाज बैक इन 2007 और 2008 है ना, जो बात कर रहे थे। एंड सुनील देव सर, आई हैव हर्ड अबाउट हिम, नो डाउट सर।
2007-8 में जब बोर्ड क्रिकेट आने लगी थी ना, तो उस टाइम पे एक नया क्रेज़ आने लगा था कि अपनी बॉडी फिट रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी पे फिटनेस पे काम करने में बहुत ज़्यादा लोगों को दिलचस्पी आने लगी थी। बट द थिंग इज़ कि 2007 ले लो, 2025 ले लो, ये आने वाले 10-15 साल भी ले लो ना, पीपल डोंट नो द एसेंस ऑफ क्या मैटर करता है अपनी बॉडी को मेंटेन करना। तो आज के टाइम पे भी ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि अपनी बॉडी को उस लेवल पे मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिनके पास में भी फिजियो का ऑप्शन भी नहीं है, हु डोंट नो, उनके लिए भी बस वही है कि हम आना है, खेलना है, रन बनाने, खाना है, सो जाना है, दैट हैपन्स। एक ऐसा मैसेज हम क्या दे सकते हैं ग्रास रूट क्रिकेटर्स को जो कि अभी उस लेवल पे नहीं आए, हु डोंट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड फिजियोथेरेपी एंड मेंटेनिंग द बॉडीज। तो वो एक ऐसी क्या बेसिक ड्रिल फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं जिससे उनके लिए बहुत ज़्यादा वाइटल प्रूव हुई वो चीज़। देखिए, ऐसे जो लोग होते हैं जो अभी क्रिकेट स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उन सबको बोलूँगा एक कुछ ऐसी लिस्ट बनाइए, टू डू लिस्ट। एक ऐसा लिस्ट बनाइए जिसमें कि आप अपने डाइट को बड़ा इंपॉर्टेंस दें, आप अपनी स्लीप को इंपॉर्टेंस दें, लेस इंपॉर्टेंस जो आप दें अपने डिजिटल गैजेट्स को दें। यस। और साथ में अगर मैं लोगों से फ्रेंकली बात करता हूँ, अगर आप एक मेल क्रिकेटर हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड्स वगैरह हैं, थोड़ा सा दूर रहिए। और अगर आप फिर भी आप अपनी गर्लफ्रेंड्स वगैरह रखते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव गर्लफ्रेंड्स रखिए। ऐसी मत रखिए जो आपको क्रिकेट से दूर ले जाएं कि आप मुझसे बात नहीं करते, छोड़ दो ये मैच, छोड़ दो ये, छोड़ दो। रातों को आप उनके साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सुबह आप मैच खेलने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। आप जब मैचेस खेल रहे हैं तो उस मैचेस के दौरान कोशिश करें कि आप ड्रिंक्स ना लें। ये आपकी बॉडी से वाटर को ड्रेन कर देता है। तो आप अपनी ये टू डू लिस्ट में ये डाल दीजिए और ये हमेशा आप अपने पास रखिए। आप चाहे जितने भी बड़े क्रिकेटर हो जाएं, इस चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, बच्चे हमारे यहाँ स्पेशली, वो क्या करते हैं, बड़े क्रिकेटर्स को देखते हैं, ओह ये तो पार्टी करने जा रहा है, ओह अच्छा ये तो ये वाला ड्रिंक पीता है, तो वो वही चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और अच्छा ये तो वेट्स उठाता है, तो मैं भी वेट्स उठाऊंगा। बट अगर आप ग्रास रूट लेवल पे या किसी भी लेवल पे हैं, आपको ग्राउंड में भागना ही पड़ेगा, तब तक आप अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते। और अगर आपको इंजरी फ्री रहना है तो आपको ग्राउंड छोड़ना नहीं है, ग्राउंड में रहना ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल डिसिप्लिन एट द एंड ऑफ द डे इज व्हाट मैटर्स। वो तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आई एग्री। जब मैं क्रिकेट खेल रहा था ना, तो हम लोग सबसे पहले जो चीज़ प्रे करते थे कि आए स्टार्टिंग में वी कम अप द रैंक्स, बहुत ज़्यादा मेहनत करें और कैसे ना कैसे हमारा अंडर 14 टीम में, अंडर 16 टीम में सिलेक्शन हो जाए, बिकॉज वो कैटेगराइज्ड है, वो एक बोर्ड क्रिकेट आ जाती है सबसे पहले। इन द वेरी सेम वे सर, 2007 में जब यू एंटर्ड DDCA, तो आपके लिए भी एक अबव स्टेप था। You never had an idea of board cricket कैसी होती है, you being appointed with a state association। तो आपके लिए when it happened for the first time, ऐसी क्या न्यू लर्निंग्स थी जो कि आपको भी देख के आप ऐसे हो गए थे कि अब मेरे को ये मेथड्स अडेप्ट करने पड़ेंगे ताकि मेरा भी करियर फ्री फ्लोइंग चले, एंड जो लोग मेरे से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं 2007 में, समवट लाइक विराट कोहली, सनत सांगवान, प्रदीप सांगवान एंड ऑल ऑफ दीज क्रिकेटर्स, तो आपके लिए एक कैसा स्टेपिंग स्टोन था वो, और उस टाइम पे आप क्या क्या नई चीज़ें अडेप्ट कर रहे थे टू कम अप द रैंक्स? आपने प्रदीप सांगवान का नाम लिया, मैं तो प्रदीप सांगवान को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। यस। मैं उसको तब से देख रहा था और अभी तक देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो एक क्रिकेटर ऐसा था जो इंडिया खेलना चाहिए था। वो शायद इंडियन क्रिकेट के लिए एक बैड लक है कि वो नहीं खेल पाया, अगर वो खेलता तो बहुत कुछ देता क्रिकेट को। मैं जब 2007 में जब आया तो मुझे शाम को ऐसा बोला कि अच्छा बीप टेस्ट होना है मॉर्निंग में। ओके। और उस टाइम वो जो बीप टेस्ट होता था वो बहुत नई चीज़ थी, मतलब मेरे लिए नई चीज़ थी, क्योंकि मैं पहले फुटबॉल में था, वहाँ पे वो सब नहीं था। और तो आप सोचिए, मैं मॉर्निंग में टेस्ट होना है, मैं रात भर परेशान रहा। कितने उस टाइम में जो कुछ भी मिलता था, गूगल ये वो सब जगह मैंने ढूंढ डाला कि कहाँ क्या मिल रहा है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। मैं बहुत परेशान था कि हाँ ये टेस्ट कैसे होता है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और लकीली क्या हुआ कि सुबह सुबह हमारे ट्रेनर होते थे मिस्टर तेजवीर सिंह, बहुत अच्छे ट्रेनर थे, उन्होंने कहा नहीं ये टेस्ट तो मेरा है, मैं करूँगा। ओके। तो मुझे लगा अच्छा रिलीव, हाँ बहुत अच्छा हुआ। फिर मुझे मालूम पड़ा ये टेस्ट ट्रेनर्स के होते हैं, ये फिजियो का टेस्ट नहीं होता। लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि तब भी मुझे ये था कि मुझे सीखना है, मुझे कुछ करना है। उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज हुए कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको नी में पेन है, तो मैं आपका नी चेक नहीं करूंगा पहले। मैं आपसे पहले इन्फॉर्मेशन लेता हूँ कि अच्छा हाँ पेन कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, किससे बढ़ता है, किससे कम होता है। फिर मैं उसके आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि जैसे मैंने अभी नी का टॉपिक रखा है, नी एंड इट्स रिश्तेदार। ओके। या
तो नी अगर है तो नी की बुआ कौन है, मौसी कौन है, चाची कौन है जो उसकी चुगलियां करती हैं, जो नी को प्रॉब्लम करती है, तो हम उसके रिलेशंस को फाइंड आउट करते हैं, ये पेन कहाँ से आ रहा है। तो ऐसे जब आप कोर्सेज करते हैं, फिर क्या होता था कि बीसीसीआई बीच बीच में कुछ कुछ कोर्सेज ऑर्गेनाइज करती थी जिसमें कि आपको बहुत नॉलेज मिलती है। और अदरवाइज वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी जैसे कोई कोर्सेज होते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको करते रहो। तो ये एक इवोल्यूशन की, एक इवॉल्व करने की एक थ्योरी है कि आपको, और फिर आपको सीपीडी की जो बहुत जरूरी है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आपको हर साल में कम से कम 2 से 4 कोर्सेज आपको करने चाहिए जो कि वैलिड हो। ऐसे चाहे कहीं भी हो, लेकिन करते रहिए, अपने आप को आप ऐसा रखिए, अपग्रेड रखिए, वरना ये इतनी फास्ट मूविंग लाइफ है ना, आप अगर वॉक करेंगे दूसरा भाग के निकल जाएगा। ट्रू, अग्रीड। जैसे कि आपने मेंशन करी ना ये वाली चीज़ की, ग्रास रूट लेवल से जब आप एक बोर्ड क्रिकेट को सर्व करने आते हो तो बहुत सारी नई ट्रांजिशंस दिखती हैं। यू टॉक्ड अबाउट बीप टेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू थी एंड उस टाइम पे यू वर लर्निंग अ लॉट ऑफ कोर्सेज जिससे आप उससे कीप अप कर पाए। बट देन वेरी सून, बहुत कम टाइम में ही दिल्ली डेयरडेविल्स हैपेंड। और वंस अगेन सर ये वाली चीज़ होती है कि आप अभी डीडीसीए सर्व कर रहे हो, अब आप दिल्ली डेयरडेविल्स पहुँच रहे हो, तो वहाँ पे यू विल हैव इंटरनेशनल स्टार्स जो कि प्रॉबेबली यू डोंट नो देम, दे डोंट नो यू, एंड इसमें एक म्यूचुअल कनेक्शन, म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो बोल रहे हो दे नीड टू फॉलो ब्लंटली टू एंश्योर कि उनकी बॉडी इंजरी प्रोन ना रहे। तो दिल्ली डेयरडेविल्स जब हुआ तो उस टाइम पे क्या था, हाउ वाज द होल एनवायरनमेंट एंड हाउ डिड दैट हैपन? मैं तो देखिए एक चीज़ ये मानता हूँ कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स। ट्रू। मैं अभी भी सोचता हूँ कि जब मैंने एक अमिताभ बच्चन जी की एक लाइन सुनी थी कि वो अभी भी पढ़ रहे हैं या अभी भी सीख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमको तो हमेशा सीखना चाहिए। एग्जैक्टली। बट जब मैंने दिल्ली डेयरडेविल्स ज्वाइन किया था, मैं थोड़ा सा इस फील्ड में थोड़ी मेच्योरिटी आ गई थी। ओके। हाँ, बट मैंने वहाँ पे, हमारे एक फिजियो होते थे जो लंदन से थे, जो मेरे उस टाइम के बॉस थे। ओके। ही वॉज द फिजियो एंड आई वॉज असिस्टेंट टू हिम। ओके। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ओह। मैंने उनके अंडर में इतना कुछ सीख लिया कि मुझे लगता है कि, और हमारे फील्ड में ऐसे बोलते हैं कि जब आप आज कुछ सोचते हो तो अपने आप को आप सोचिए कि 1 साल पहले मैं कैसा था, बिल्कुल 6 महीने पहले मैं कैसा था। आज मैं कोई केस देखता हूँ तो मैं इसको 1 साल पहले किस तरह से हैंडल करता, तो अगर मैं आज उससे बेटर हैंडल कर रहा हूँ तो मतलब आपने कुछ इवॉल्व किया है, कुछ आपने कोशिश की है। तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे अच्छा तो क्या रहा कि वो ना केसेस दे देते थे अपने आप। अच्छा। कि आप करो, मैं दिख रहा हूँ। ओके। ऐसे करके, तो ये भी एक ऐसा फ्री हैंड, एक ऐसा सुपरविजन बहुत ज़रूरी है किसी भी अगर प्रोफेशनल को आपको डेवलप करना है तो। बिल्कुल, वो बैकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि अगर एक प्लेयर 5 मैचों में रन नहीं बना रहा, छठे मैच में उसकी टीम उसे बैक कर रही है नहीं कर रही, तो एक प्रेशर चला जाता है। बट आपके जब व्हेन यू वर अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड जब आप देख रहे हो इंटरनेशनल स्टार्स आ रहे हैं, तो उनके साथ आपकी जो कमराडरी है, जो बॉन्डिंग है, वो कैसी थी? मतलब वर दे रेडी टू ट्रस्ट यू एंड वर यू एट योर ए गेम टू प्रोवाइड देम द बेस्ट ट्रीटमेंट्स? एक्चुअली ऐसा होता था कि जैसे वो आते थे, टेस्ट सारे मैं ही लेता था। अच्छा। हाँ, वो बैठे होते थे, टेस्ट सारे के सारे मैं करता था। जब टेस्ट करते थे उसमें से काफ़ी लोग तो ऐसे होते थे जिनको इंग्लिश नहीं आती थी। हाँ जी। yes. और जब वो इंग्लिश नहीं आती तो मैं उनका ट्रांसलेटर भी बनता था कई बार। अच्छा। वो कुछ कह रहा है उसको समझाना है, वो कुछ कह रहा है इसको समझाना है। हाँ जी। तो उस चक्कर में भी कुछ लोगों के साथ तो वैसे बॉन्डिंग अच्छी हो जाती थी जी। बाकी जब टेस्ट मैं कर रहा हूँ, मेरी आदत है, मैं मजाक बहुत करता हूँ, मैं बातें बहुत करता हूँ लोगों से, और लोगों के कल्चर जानने का शौक है। तो कोई अगर मान लीजिए इंडिया से बाहर से आया तो मैं उनसे ये बात करता था, आपकी कंट्री में कैसा चलता है वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे ये कैसा है, वहाँ पे ये कैसा है, मैंने तो सुना है यहाँ पे वहाँ पे ऐसा है। तो वो दे स्टार्टेड इंटरेक्टिंग, तो उनको बात करने में अच्छा लगने लगा। तो इस तरह से एक अच्छी सी बॉन्डिंग हो गई उनके साथ। तो वो ट्रस्ट करना शुरू कर दिया मैंने। जैसे कुछ होता था, मैंने उनको बोलता था मैं कर दूं इसको, तो वो कहते थे हाँ कर दो। तो मैं कर्क रसल नाम था फिजियो का, जिन्होंने जो मेरे बॉस थे उस टाइम, मैं उनसे पूछता था कि वो उसको मैं ऐसा कर दूं, तो क्योंकि मैंने हर चीज़, जब भी मैं उनके साथ असिस्टेंट था, मैं हर चीज़ पूछ के करता था उनसे। उनकी एटलीस्ट नॉलेज में होना चाहिए कि हाँ इनको ये ट्रीटमेंट किया या इनको ये कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए। तो इस तरह से मेरी बॉन्डिंग अच्छी होती चली गई। Getting it. Cut to this time सर कि आप सारे प्लेयर्स आए हैं विद एन इंटेंट कि हमें खेलना है, 14 मैचेस अपने खेलने हैं, टीम जीतनी चाहिए, सारी चीज़ें हो रही है, वो लोग हैं, दे आर प्रेपिंग वेल, एंड 20 ओवर गेम ड्रेन्स आउट सम एनर्जी, क्योंकि इतना हाई ऑक्टेव गेम है। आपको पता है 4 ओवर का अगर आप स्पेल भी डाल रहे हो या बैटिंग भी करो तो आपकी पूरी एनर्जी उसमें यूटिलाइज हो रही है। मेरे को ना उस टाइम पर जानना है कि मिड सीजन कोई प्लेयर इंजर्ड हो रहा है एंड मेंटली या साइकोलॉजी जो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है ना, दैट इज़ वेरी डेंजरस, दैट इज़ वेरी डेडली। एक फिजियोथेरेपिस्ट का नंबर 1 रूल कह लो या आपके लिए द बेस्ट इंग्रेडिएंट क्या रहता है एक प्लेयर को उस टाइम पे संभालना, उनके मेंटल डीमेंस के साथ खड़े रहना, फाइट करना, सारी चीज़ें, तो कैसे रहता है? व्हाट इज़ द
perk of you being a physiotherapist there to provide them with the best treatment? देखिए तभी हम कहते हैं ना कि जो एक फिजियो होता है वो प्लेयर का बेस्ट फ्रेंड होता है, Exactly. या आप उसे गार्जियन समझ लीजिए, कुछ भी Yes. समझ लीजिए। Yes. और अगर वो प्लेयर आपका इंजर्ड रहा हो कभी, तो हाँ जी। उसका ट्रस्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो ही ट्रस्ट मोर देन एनीवन। Yes. तो जैसे ही वो इंजर्ड होता है सीधा आपके पास आएगा और कहीं नहीं जाएगा। Exactly. और क्रिकेट में ऐसा होता है कि आप ही होते हो अकेले, Yes. स्पेशली अभी तो बीसीसीआई में 1-2 डॉक्टर्स रखने लगे, अदरवाइज तो सिर्फ फिजियो होता है। ही विल डिसाइड वेदर टू डाइवर्ट हिम टू सम ऑर्थोपेडिशियन, या किसी और के पास भेजना है या नहीं भेजना है, या आप खुद ट्रीटमेंट करोगे, एमआरआई कराना है, एक्सरे कराना है, या कुछ नहीं कराना है, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जब वो आता है तो हम उसको फिजिकली भी देखते हैं, मेंटली बहुत सपोर्ट करना पड़ता है उसे। और सबसे गलत टाइम, सबसे गंदा टाइम वो इंजरी का ही होता है, जब आप देखते हो कि हाँ आपको तो इंजरी हो गई, कोई भी क्रिकेटर है उसको तो इंजरी हो गई, वो जब बाहर बैठा है वो देखता है कि कोई और लड़का, नया लड़का आया टीम में, उसने 100 कर दिया। अब उसको लगता है कि उसकी सीट खतरे में है। Exactly. उसका जो प्लेस था वो खतरे में आ गया। Yes. तो वो वाला टाइम उसको समझाना, उसके साथ रहना, उसको आप अच्छे डॉक्टर को दिखाना ताकि आप अच्छी मेडिकेशन दे सको और अच्छा रिहैब कराना। मैं बोस्ट नहीं करता, लेकिन हमारा DDCA दिल्ली क्रिकेट जो है, यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट्स होते हैं। Great. और जब से ये मिस्टर रोहन जेटली आए हैं, जी. इन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटीज़, इन्होंने इतनी अच्छी आपको फैसिलिटीज़ दी हुई है कि हमारा रिकवरी रेट यहाँ, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, तो वन ऑफ द बेस्ट है। नो डाउट, आई अग्री कम्प्लीटली। ऐसी कोई स्टोरी है सर जहाँ पे आप हो विद द टीम एंड मिड मैच, मिड गेम, मिड सीजन, कुछ भी, एक प्लेयर को इंजरी हो गई है एंड द प्लेयर इज कमिंग बैक टू द ड्रेसिंग रूम कम्प्लीटली, मतलब इमोशनली ख़त्म हो रखे हैं, एंड देन यू आर कंसोलिंग देम। ऐसी न्यूमरस स्टोरीज रही होंगी, बट हैव यू हैड एनी इन पर्सनल जहाँ पे मतलब आपके लिए भी 2x या 5x डिफिकल्ट टास्क बन गया है कि अब इसे कंसोल भी करना है, ट्रीटमेंट भी करना है, एंड वी हैव टू इंश्योर कि ये वापस गेम्स में उठे, आए वापस, एंड वो जो कम बैक माइंड सेट रहता है वो एक प्लेयर को कितना ज़्यादा अच्छा बना देता है, बोथ इन लाइफ एंड इन देयर स्पोर्ट? देखिए ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज होती है। जैसे मैंने जितने फास्ट बॉलर्स होते हैं उनके साथ तो ये बड़ा कॉमन है। यस। अगर हम जैसे प्रदीप सांगवान की ही बात करें, मुझे लगता है बहुत इंजरीज हुई हैं। बिल्कुल। एक बार की बात है, प्रदीप सांगवान को एक अपर बैक सर्जरी होनी थी। ओके। हाँ, कुछ इंजरी हो गई तो उसको अपर बैक सर्जरी होनी थी। देन ही वेंट टू इंग्लैंड। वहाँ पे वो जो टाइम था बहुत ही मुश्किल टाइम था उसको। वहाँ इंग्लैंड में उसने बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, और उसके बाद जब वहाँ से आया तो उस डॉक्टर्स ने स्पेशली बोल दिया था कि 8 महीने बाद यू कैन ट्राई फॉर बॉलिंग। ओके। यू कैन ट्राई फॉर बॉलिंग, बट अगर उसके बाद भी लगता है कि आपको कि आप बॉल नहीं डाल पाएंगे तो मत डालना आप। ओके। इतना बोल दिया था। बट ही वॉज ऑन द ग्राउंड विद इन 3 months। तो वो जो टाइम होता है कि जब आप उसको कंसोल भी करते हो, आप मेंटली भी उसे टैकल करते हो, आप फिजिकली भी टैकल करते हो, बट इसमें मेन जो पार्ट था वो प्रदीप सांगवान का ही था। बिल्कुल। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। कई बार हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, वो कहता है कि मुझे पता है। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जैसे वो बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग है, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, हम उसकी हेल्प करते हैं। तो ये वाला ऐसे कुछ केसेस होते हैं कि जहाँ पे आपको डॉक्टर्स कुछ बोलते हैं लेकिन यहाँ रिजल्ट्स अच्छे मिल जाते हैं। मैं समझ रहा हूँ। इससे मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है, मतलब दिस इज नॉट इवन रिलेटेड टू इंजरी। 2017-18 के आसपास क्या हुआ था कि हम लोगों का एक सीरीज़ का एक मैच था, लास्ट मैच था, मे बी इट वाज अ डिसाइडर और टूर्नामेंट डिसाइडर, एंड उससे एक दिन पहले ना हमारी प्रैक्टिस चल रही थी। तो उस प्रैक्टिस सेशन में क्या हुआ, आई यूज्ड टू फास्ट बॉल। उस टाइम पे मैं बॉलिंग करता था उस टाइम पे, व्हेन आई स्टार्टेड न्यू। तो हमारी अगले दिन मैच है, और एक दिन मैच से पहले मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, एंड मैंने उस प्रैक्टिस सेशन में क्लोज टू 40 या 50 वाइड बॉल्स डाली होंगी, एंड अगले दिन हमारी 11 बननी थी, एंड उसमें मेरा नाम नहीं आया। सो फॉर क्लोज टू 1 hour आई वॉज नियर माई कोच, एंड मैं उनके सामने रो रहा हूँ कि सर प्लीज़ मेरा नाम लिख लो, मेरा नाम लिख लो। ही डिडंट। तो इस टाइम पे जो मैं चीज़ रिलेट कर पाता हूँ ना, एशेस देख रहा था, नेथन लायन बॉलिंग कर रहे थे, वो इंजर्ड हो गए, एंड वो फील्ड से रोते हुए जा रहे हैं, समझ लेगा शॉन मार्श वर्ल्ड कप में रोते हुए जा रहे हैं। तो आई जस्ट वंडर कि इन लोगों के लिए मेंटली कितना मुश्किल होता होगा कि आप इंजर्ड हो गए हो, आप अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर पाओगे आप एनी मोर, एंड यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट और समथिंग। तो मेंटली ड्रेनिंग तो एनी डे बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट देन फिजियोथेरेपिस्ट टर्न्स आउट टू बी देयर बेस्ट फ्रेंड। कंप्लीटली अग्री, ये चीज़ मैं मानता हूँ। वी टॉक अबाउट DDCA, यू टॉक अबाउट रिकवरी रेट। कल्चर कैसा है सर? हाउ इज़ द होल कल्चर? मिस्टर रोहन जेटली इज़ इन्वॉल्व, यू आर देयर, अलॉन्ग विद यू बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पे ध्यान देते हैं। कितना ज़्यादा नरिश करता है एक प्लेयर को व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग? देखिए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की वजह से तो खड़े हैं वो, और उसी वजह से बैटिंग कर पा रहे हैं, उसी वजह से वो बॉलिंग कर पा रहे हैं जी। 4 दिन ग्राउंड में खड़े होना फॉर अ स्टेट मैच एंड 5 days इन एन इंटरनेशनल मैच इज नॉट एन ईजी टास्क।
आप किसी भी नॉर्मल आदमी को बोल दो कि भाई वहाँ पे आप 2 घंटे खड़े हो गए आ जाओ, नहीं खड़ा हो सकता। बिल्कुल। और कई बार तो ऐसा होता है आपकी फील्डिंग ही ज़्यादा होती है, तो आप 3-4 दिन ग्राउंड में खड़े होना बहुत मुश्किल है, फिर उसके बाद कंस्टेंटली मूव करना, बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल है। तो यहाँ आपकी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसीलिए लोगों को बोलते हैं आपको भागना बहुत ज़रूरी है। आप जो काम करना चाहते हैं उस काम की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको ग्राउंड में 4 दिन खड़े होना है तो आपको एटलीस्ट इतना एंड्योरेंस आपकी मसल्स में होना चाहिए कि आप जब आप वहाँ से ग्राउंड से जाते हैं अपने रूम पे, तो ऐसे ना हो जाओ कि बिल्कुल ही थक गए, अब मैं कहीं नहीं जा सकता, अब मैं बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, सिर्फ मैच्योर चाहिए, सिर्फ मुझे रिकवरी चाहिए। आप इतना आप एबल होना चाहिए कि आप उसके बाद भी कहीं जाओ कि हाँ चलो मैं डिनर करके आता हूँ, चलो मैं यहाँ जाता हूँ। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, तो ट्रेनिंग भी आपको उसी तरह की ट्रेनिंग चाहिए। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स बनते हैं आपके स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में, आपके रनिंग के प्रोग्राम्स बनते हैं। और हम लोग ये बोलते हैं हमेशा कि S&C इज़ अ मिक्सचर ऑफ लाइक जो प्लेयर्स के हम ट्रेन करते हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लाइक जिमिंग एंड ग्राउंड वर्क, और साथ में आपका मेंटल ट्रेनिंग, इन सब का एक मिक्सचर होता है। अगर आप सिर्फ ये सोचें कि मैं सिर्फ जिम करके ही स्ट्रांग रहूँगा तो बहुत जल्दी इंजर्ड होने वाले हैं। बिल्कुल। अगर आप ये सोचो कि मैं सिर्फ ग्राउंड वर्क करके मैं लंबे लंबे छक्के मार लूँगा तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ट्रू। आपको एक अच्छा ट्रेनर चाहिए जो क्रिकेट से रिलेटेड हो, ऐसे ट्रेनर्स चाहिए। कुछ एक पर्टिकुलर मसल्स होती हैं, हम उनको कहते हैं कम ट्रेन करना है उनको, जो कि नॉर्मल लाइफ में ज़्यादा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल लाइफ में ज़्यादातर आप लोग क्या ट्रेन करना पसंद करते हैं, आप किसी को पूछोगे तो अपर बॉडी में क्या बोलते हैं, बाइसेप्स कर लो, चेस्ट कर लो, मुझे ऐसी बॉडी चाहिए, हमें ऐसी नहीं चाहिए, हमें ऐसी चाहिए। Getting it. Yes. हम जैसे 2 तरह की बॉडीज, मैं पर्टिकुलरली मैं बात करता हूँ 2 तरह की बॉडीज, एक हो गई अक्षय कुमार स्टाइल, एक हो गया सलमान खान स्टाइल। तो हम लोग चाहते हैं कि अपीयरेंस वाइज यू शुड बी लाइक अक्षय कुमार, फ्लेक्सिबल और कहीं भी स्टिफ ना हो बॉडी आप। बिल्कुल। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका हाथ यहाँ आना चाहिए तो आना चाहिए। जितने लोग बाइसेप्स या चेस्ट करते हैं उनका हाथ यहाँ तक जाता है, उनका हाथ ये ऐसे नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा। तो फर्स्ट थिंग इज द फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो इंजरीज होगी। बिल्कुल होंगी। कंप्लीटली गेट इट। आपकी जो टू डू लिस्ट होती है, अगर एक प्लेयर आपके पास आया है, दे वांट नॉट इवन सम ट्रीटमेंट बट वो चाह रहा है दैट आई वांट टू वर्क विद यू, मेरे को अपनी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग अच्छी करनी है, तो आपकी जो एक चेकलिस्ट रहती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, वो क्या रहती है टू एनहांस अ प्लेयर्स एबिलिटी? हम लोग ना, कोई भी प्लेयर हमारे पास आता है यहाँ पे NCA में, BCCI में या कहीं भी ऐसे, हमारे पास जब टाइम होता है हम उनको स्क्रीन करते हैं, तो हम उनको करते हैं MSK, मस्कुलर स्केलेटल स्क्रीनिंग। ओके। तो कोई भी प्लेयर आएगा तो पहले हमारे पास आता है, तो हम उसको क्या करते हैं, फर्स्ट डे हम उसके सारे ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट होते हैं, एक्सरेज होते हैं, अगर इफ़ नीडेड तो कुछ कार्डियक टेस्ट भी होते हैं। अगर उसमें कुछ आता है, ठीक है, तो फिर वो ही सेंड टू सम रेलिवेंट डॉक्टर्स, ऐसे करके पहला दिन का ही होता है। सेकेंड डे से हमारे टेस्ट शुरू हो जाते हैं MSK। तो तकरीबन 1 या 1.5 दिन हम लेते हैं MSK करने में सारे प्लेयर्स का। सबकी फ्रॉम टो टू हेड सारी मसल्स की स्क्रीनिंग होती है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपका स्ट्रेंथ होता है, आपका रीच होता है, और फिर वो ट्रेनर्स के पास भी जाते हैं। तो वहाँ पे आपका जैसे रनर 3 कर दिया, 3 रन लेने के लिए बोलते हैं आपको, है ना। पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो सब घूमते रहते हैं, जैसे सिट एंड रीच हो गया या फिर जंप टेस्ट हो गए, इस तरह के टेस्ट होते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है फिजियो एंड ट्रेनर। तो आपकी सारी मसल्स की स्क्रीनिंग हो जाती है, सारे जॉइंट्स स्क्रीन हो जाते हैं, आपकी स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, पावर, सब चीज़ की। अब उसके बाद जो निकालते हैं, फिजियो अपनी रिपोर्ट देता है, ट्रेनर अपनी रिपोर्ट देता है, उन दोनों को मर्ज किया जाता है। और एक जैसे दक्ष है, हाँ जी, दक्ष की एक रिपोर्ट दे दी फिजियो ने, एक दे दी ट्रेनर ने, उनको मर्ज करेंगे, उनको फिर फिजियो ट्रेनर दोनों साथ बैठते हैं कि मैं सजेस्ट करता हूँ ये एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेनर कहेगा मैं सजेस्ट करता हूँ ये एक्सरसाइज करते हैं। इन दोनों को करके एक प्रोग्राम बन जाता है। एक प्रोग्राम बनता है प्री-हैब प्रोग्राम। प्री-हैब इज लाइक, मुझे लगता है आपका शोल्डर में आज कोई पेन नहीं है, बट हो सकता है आपको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पेन आ जाए। करेक्ट। तो मैं आज से उसको करेक्ट करना शुरू कर दूंगा। दैट इज प्री-हैब। अभी इंजरी नहीं है, बट मैं उसको पहले से ही उसको एक्सरसाइज करना शुरू कर दूंगा, प्रेडिक्ट कर रहे हो, ताकि इसे इंजरीज ना हो। ओके। और ये कैसे पता चलता है आपको? जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग ऑल दोस टेस्ट, कब पता चल जाता है? स्क्रीनिंग से पता चल जाता है। दैट इज ग्रेट। तो मतलब अगर कोई इंजरी हो भी सकती है, उसको भी प्रिवेंट करने का जो एक सोल्यूशन है वो आपके पास रहता है। अभी हम लोगों की जैसे आंखें भी, जैसे लोग बोलते हैं ना, मेरे कुछ क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं, आप क्या क्या देख लेते हो जो हमें दिखता नहीं है, आप तो हमको तो पता ही नहीं होता हमें यहाँ पेन है, आप दबाते तो पेन आता है हमको। तो वो हम लोगों को मालूम पड़ जाता है। जैसे मैं कहीं गया था, मैंने उनको बोला आपको तो नेक पेन बहुत आने वाला है,
आपको तो बैक भी बड़ी ख़राब है, आपको तो यहाँ शोल्डर में बहुत पेन आने वाला है। कहते हैं आपको कैसे पता? मुझे बहुत पेन है, मुझे वाकई में पेन है बहुत, मैंने तो आपको बताया नहीं कुछ, आपको कैसे पता चला? जी। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे लग रहा है आपका ना यहाँ से मस्कुलेचर ठीक नहीं आ रहा, आपका यहाँ से अलाइनमेंट ठीक नहीं आ रहा, इसलिए मुझे लगता है। तो कहने लगे आप कहाँ बैठते हो, मुझे बता दो, मैं आ जाऊँगा। तो अच्छा है, बिजनेस भी होता है। अग्रीड सर। नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि बिजनेस से पहले तो आप देवता हो, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर वो देम। तो एक ही, यस बिल्कुल, बॉडी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। एट कुछ द नहीं। एंड दैट इज समथिंग दैट मैटर्स द मोस्ट। मैं बॉडी की जब बात करता हूँ ना, मेरे दिमाग में 2 ऐसे प्रोमिनेंट इंसिडेंट्स हैं जो कि प्रोबेबली ऑल ऑफ इंडिया नोज, ऑल ऑफ द वर्ल्ड नोज। मेरे को 2 चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कशन करनी है। नंबर 1 इज द ऋषभ पंत केस दैट हैपेंड इन पीक विंटर्स। ड्राइव कर रहे थे, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी ही उनकी वेयर एंड टेयर हो गई थी। सर आई वांट टू नो, एंड आई एम श्योर आपने ऋषभ पंत को क्लोज क्वार्टर से देखा होगा बिकॉज यू हैव वर्क विद डीडीसीए। ऋषभ पंत इज अ डीडीसीए बॉय। तो सर जब आप शायद क्रिकेट से अफिलिएटेड भी नहीं हो उस टाइम पे, आप एसोसिएटेड भी नहीं हो, और जस्ट ड्राइविंग अ नॉर्मल कार, मिड वे आपका एक्सीडेंट हो रहा है, योर बॉडी इज ऑलमोस्ट गॉन फॉर अ ईयर, अब सिर्फ रिहैब करना है। सर आपके हिसाब से आई वोंट इवन से कि ऋषभ पंत के दिमाग में क्या चल रहा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम पे तो ही मस्ट बी ड्रेन्ड, बट कितना मुश्किल है एक क्रिकेटर के लिए उस टाइम पे ये सोचना भी कि शायद मैं वापस बैट पकड़ पाऊंगा या मैं कीपिंग कर पाऊंगा। कितना मेंटली डिफिकल्ट है वो? मेंटली तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। यस। और देखिए ऋषभ पंत तो मतलब बड़ा मैच्योर लड़का था, तो उसको तो ये पता है कि ये जो लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं तू जल्दी ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, उसको ये पता है कि ये आधे से ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। ट्रू। उस टाइम तो सबको लगता है ना, अच्छा हाँ ये ज़बरदस्ती ये मुझे झूठ झूठ बोल रहे हैं, जैसे बच्चे को नहीं लॉलीपॉप देते हैं कि अरे बेटा ये खा लो, ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो इनिशियली तो सबको ये लगता है, बट उस केस में भी सीसे ने अच्छा काम किया। हाँ, वहाँ पे जो फिजियोज उसके साथ छोड़े थे, बहुत अच्छा काम किया। और उसका एंकल और नी तो इतना ख़राब था कि शायद कहीं और किसी और कंट्री में होता तो दोबारा नहीं खेल पाता वो। ऐसा है। बहुत ही अच्छा, और ऋषभ ने भी बहुत मेहनत की है, साथ ही फिजियोज ने बहुत मेहनत की, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वालों ने बहुत मेहनत की है। Exactly. तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक अच्छे रिहैब और अच्छे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वाले होने का। बिल्कुल, मतलब आई गेस 6 या 7 महीने बाद उनके लिए एक रे ऑफ होप बन गई थी कि शायद अब मैं खेल सकता हूँ वापस आके। एंड द वे ही वर्कड, द वे ही इज देयर फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, दैट इज वन एस्पेक्ट जो आपकी बॉडी इंजर हो जाए। सेकंड एग्जांपल जो मेरे को आपके सामने शेयर करना, दैट इज दैट ऑफ युवराज सिंह व्हेन ही डेल्ट विद कैंसर। क्योंकि उस टाइम पे बॉडी में कोई इंजरी नहीं है, खून की उल्टियाँ हो रही है, ही इज वॉमिटिंग ब्लड, प्लेइंग फॉर इंडिया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड कप, एंड एकदम दूर की कोई बात नहीं, मेरे को कोई टेस्ट नहीं करवाने, क्योंकि मेरे दिमाग में वो थॉट भी नहीं आना चाहिए कि शायद मेरी तबीयत खराब है, कुछ है मेरे साथ। आफ्टर अ मंथ गेटिंग टू नो दिस थिंग कि ट्यूमर है, एंड देन गोइंग अवे फ्रॉम क्रिकेट, प्रॉबेबली स्टेज 3 कैंसर, बॉडी कम्प्लीटली ड्रेनिंग आउट। तो उस केस के लिए सर आप क्या बताएंगे? कि मुझे तो लगता है युवराज सिंह जो है ना वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। एग्जैक्टली। और ये शायद कई लोग इस बात में बोलते हैं कि उसको टेस्ट करा लेना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा वो टेस्ट नहीं कराए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप टेस्ट करा लेते हो और आपके सामने आ जाता है आपको ये प्रॉब्लम है, तो फिर आप खेल नहीं पाते। अगर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म गोल है, आप उसको फिनिश कर लीजिए, और उसके बाद जब टेस्ट कराए और वो रिकवर करके दोबारा आया तो ही डिड इक्वली गुड। बट इस चीज़ में मैं उसको सारा का सारा उसको क्रेडिट दूंगा उसके मेंटल टफनेस के लिए। कि उसने जो ट्रेनिंग्स जो की हुई हैं, उसके फादर साहब भी बहुत बहुत टफ है, और कुछ शायद वो जेनेटिकली भी वैसा है, और उसकी जो ट्रेनिंग थी वो वहाँ काम आई। एग्जैक्टली। एंड इसीलिए वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लोगों को सुनाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, या हम आज डिस्कस जो कर रहे हैं। जी, यप, मेंटल टफनेस, इट मैटर्स। यस, क्रिकेट की अगर हम इन पर्टिकुलर बात करें तो क्रिकेट टीचर्स यू लाइफ इज़ व्हाट आई नो, एंड दैट इज़ समथिंग जो इसके आसपास आपने भी कुछ लिखा है, विच इज़ क्रिकेट माई वैलेंटाइन। एंड ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई ही रिलेट कर सकता है। जो बच्चा भी अगर क्रिकेट देखता है, कोई घर पे 50-60 ईयर ओल्ड पर्सन क्रिकेट देख रहा है, खेल रहा है, कुछ कर रहा है, क्रिकेट इज़ लव इन दिस कंट्री। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है सर? व्हाट डू यू मीन बाय क्रिकेट माई वैलेंटाइन, एंड व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू ऑल दोज जो कि क्रिकेट से बेहद प्यार करते हैं, समवॉट लाइक यू? मुझे लगता है कि जैसे मुझे पहले लिखने का शौक था, मैं बहुत ही गंदा लिखता था। तो मैंने 1-2 बार किसी को भेजी, उन्होंने कहा इतनी घटिया सड़क छाप शायरी लिखी हुई है। तब मैं हिंदी में लिखता था जी। तो मैं अभी लास्ट ईयर 15 फेब को मैं ऐसे ही सोच रहा था, मैंने बोला कि मैंने वो इंस्टाग्राम जस्ट मैं स्क्रॉल कर रहा था, मैंने कहा ये वैलेंटाइन, हैप्पी वैलेंटाइंस, हैप्पी वैलेंटाइंस, हैप्पी वैलेंटाइंस, ये कुछ एक और भी आ गया, बजरंग दल वालों ने इसको पकड़ा, इन्होंने इसको पकड़ा। तो अल्टीमेटली मैंने सोचा कि सब लोग यही क्यों कहते हैं कि हैप्पी वैलेंटाइंस डे।
टू दिस गर्ल, ज़्यादातर लड़कियों के लिए बोलते हैं, बाकी कुछ वो अपने लड़कों के लिए बोल देते हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है ऐसे करके। तो मैंने सोचा कि दुनिया में और इंडिया में स्पेशली इतने लोग हैं जो क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं, यस, तो क्यों ना क्रिकेट को ही वैलेंटाइन बनाया जाए, और जब उनके अंदर प्यार है तो क्यों ना एक इमोशंस उनके लिखे जाए। ट्रू। तो मैंने 15 फेब को एक कुछ लाइंस लिखी थी जिसका नाम दिया था क्रिकेट माई वैलेंटाइन, जिसको मैंने सोचा था कि मैं वैलेंटाइन डे पे रिलीज़ करूँगा, और अभी मैं ये जो वैलेंटाइन डे आ रहा है मैं इस पे रिलीज़ करने की कोशिश करूँगा विद योर हेल्प। 100%। तो मैंने वही अभी उसको थोड़ा थोड़ा करके रिफाइन किया है। यस, तो मैंने एक दो लोगों को दिखाया था, एक मेरे कोच थे, मेरे फ्रेंड भी हैं, इंग्लैंड के भी कोच रहे वो, मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने पढ़ के उनको तो बहुत मज़ा आ गया। नाइस। वो तो बोलने लगे बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। Yeah. तो उन्होंने मुझे बोला इसको पब्लिश कराइए। मैंने बहुत लोगों को बोला तो सबने मुझे बोला कि हाँ इसको पब्लिश कराइए आप। बिल्कुल। तो मैं अभी वही करने वाला हूँ, और मुझे लगता है कि हम सबकी जो इमोशंस हैं, जितने भी लोग क्रिकेट से जुड़े हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं जुड़े हैं, उनका पैशन है, 100%। उनका प्यार है, बिल्कुल। इसलिए। वरना हम लोगों को मान लीजिए, या इतने ही लोग हैं जिनको बहुत बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स ऑफर हुई हैं, बट वो क्रिकेट नहीं छोड़ते, बिल्कुल। और ऐसी ऐसी पेमेंट्स ऑफर हुई हैं जो यहाँ से शायद डबल भी होती हैं, बिल्कुल। बट फिर भी क्रिकेट नहीं छोड़ते। ट्रू। दिस इज लव। दिस इज लव। जो लव आपको, जो प्यार आपको, जो ग्रास से हो जाता है, जो पिच से हो जाता है, मैं इसको बोलता हूँ दिस इज 22 यार्ड्स यूनिवर्स। ट्रू, इट इज। ये दुनिया है आपकी, ये दुनिया है। ये इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। सही बात है। एक दिन भी अगर आप ग्राउंड में नहीं जाते हो ना, तो आपको लगता है कुछ मिस हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो It मैंने is. वही अपनी उसमें पोएम में लिखा कि फ्रॉम फर्स्ट नर्वस नेट सेशन टू द स्लो वॉक बैक टू द पेविलियन, Oh, रादर टिल द लास्ट ब्रेथ, crazy. यू आर माय इटर्नल वैलेंटाइन। It is, no doubt. Yeah, completely agree. मतलब एक लाइन ही आपने बताई है and it brought some sort of goosebumps, क्योंकि है ऐसा, क्रिकेट के साथ कनेक्शन तो है। मेरी लाइफ में भी जो क्रिकेट की सबसे बड़ी देन रही है ना, वो ये रही है कि when I started at a young age of 9 or 10 years old, and today on this day when I'm 21, 22, तो इस टाइम तक भी ना दिमाग में एक पर्पस ड्रिवन माइंडसेट है। देयर इज अ पर्पस ड्रिवन माइंडसेट कि क्रिकेट ने इतना कुछ सिखाया, क्रिकेट ने इतना कुछ दिया है, तो लाइफ में एक वही कंडक्ट फॉलो करना है जहाँ पे आप किसी गलत आदत में नहीं पड़ रहे हो, जहाँ पे यू आर नॉट ऑन अ पाथ जो कि आपकी पोटेंशियल के साथ जस्टिस नहीं कर रहा है। तो क्रिकेट हैज़ गिवन टू मी, टू यू, एवरीथिंग, जो कि हम शायद समराइज भी नहीं कर पाएंगे थ्रू वर्ड्स। इफ़ आई कुड जस्ट आस्क यू इन सिंपल वर्ड्स कि क्रिकेट की जो देन है आपकी लाइफ में, वो क्या रही है, व्हाट हैज़ द इम्पैक्ट बीन, तो आप उसे सर कैसे समराइज करोगे? देखिए, हर इंसान, जो अगर हम मटेरियलिस्टिक दुनिया है, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, पहली चीज़ तो लोग वही देखते हैं। यस। पहले जब मैं जब ऐसी जॉब करता था कहीं हॉस्पिटल में, जी। तो मेरा ड्रीम होता था कि हाँ एक बाइक हो जाए मेरे पास, यस। 20,000 की सैलरी हो जाए, बस। इससे ज़्यादा मेरा कुछ ड्रीम नहीं होता था। ओके। उसके बाद क्रिकेट ने ही मुझे जो कुछ दिया, मुझे क्रिकेट ने दिया। यस। जिन लोगों ने मेरी हेल्प की, मैं उनको हमेशा थैंक यू बोलता हूँ, क्रेजी। और मैं हर 3-4 महीने बाद उनको थैंक यू बोल देता हूँ। तो वो लोग बोलते क्या हो गया, तो मैं बोलता हूँ नहीं, मैं अपनी लाइफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया। तो क्रिकेट की मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं या मेरी फैमिली, अगर मैं अर्न कर रहा हूँ तो मेरी फैमिली को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो ये सब क्रिकेट की वजह से। इसके अलावा जो पहले की मैं ऐसे बात बता रहा हूँ, जब मैं हॉस्पिटल्स में जॉब करता था, करीब हफ्ते में 3 बार मुझे 3 दिन हफ्ते में करीब मुझे फीवर होता था। ओके। और हमेशा मेरा कभी हेडेक हो रहा, कभी मेरे बॉडी एक्स हो रहे होते थे। और अगर मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रहा होता तो शायद मैं एक हार्ट पेशेंट भी हो जाता अभी तक। ओके। उसके बाद मैं क्रिकेट में आया, मुझे लगा कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो जब और लोग करते थे, जैसे मैंने बताया कि मैं उनके सामने बैठा था, मेरा टमी निकला हुआ था, तब से मैंने सोचा नहीं, मुझे फिटनेस करनी है। तो अगर मैं सोचता हूँ मेरी एक नई लाइफ मिली है मुझे। उसके बाद मैंने अभी सारे टेस्ट कराए थे, बहुत अच्छे टेस्ट आए मेरे। मैं लड़कों के साथ ही भागता हूँ, जितना वो भागते हैं शायद उनसे ज़्यादा भागता हूँ। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा किया, मेरे हेल्थ वाइज बहुत अच्छा किया, और मेंटली बहुत पीसफुल कर दिया। बिल्कुल। जब आप क्रिकेट खेलते हो ना जी, आपको तो पता होगा, जब आप क्रिकेट खेलते हो या आप क्रिकेट से जुड़े होते हो डायरेक्टली विद द गेम, जब आप मैचेस में भी बैठे हुए हो, तो आप लाइफ के इतने अप्स एंड डाउन्स देख लेते हो। आप एक बहुत अच्छा जीतता हुआ मैच हार जाते हो, तो वो जो इमोशनल जो एक चलता है ना, आप पीक पे ओह ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, और एक आप बिल्कुल हारा हुआ जो मैच होता है वो जीत जाते हो। तो आप इतने अप्स एंड डाउन्स देख लेते हो, आप अपनी लाइफ को ना कूल होके देखते हो, फिर एग्जैक्टली आप थोड़ा काम होके देखते हो। कई बार लोग मुझे बोलते हैं आप बड़ा शांत रहते हो, ऐसी ऐसी चीज़ों में बड़ा शांत रहते हो, क्यों, फर्क नहीं पड़ता क्या? तो मैं सोचता हूँ नहीं ठीक है, अब कोई बात नहीं, होता है। बिल्कुल, वो अडेप्ट कर लेता है ना ब्रेन। ये क्रिकेट सिखाता है आपको, सिखाता है, बिल्कुल।
लाइफ की किसी भी टर्बुलेंस पे कोई बात नहीं, तुम क्रिकेट खेल रखे हो एंड इट इज ग्रेट हम्बलर, कहते हैं ना, एनी डे इट इज ग्रेट लेवलर. किसी दिन आप 100 कर रहे हो, किसी दिन 0. सम डेज यू आर क्लाइंबिंग माउंटेन्स, अदर डेज इट्स इवन हार्ड टू ब्रीथ, बट स्टिल आप हर दिन ग्राउंड पे आ रहे हो, यू आर टेकिंग ऑल दी प्रोसेसेस. मेरे को आपसे ये वाली चीज़ पूछनी है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंजर्ड होके आपके पास आते हैं एंड आप उनको सारी टिप्स देते हो, सारी उनकी बॉडी पे वर्क करते हो. सर वो वाली जो एक ब्लेसिंग है कि उसके बाद वो प्लेयर वापस उठता है, विकेट्स लेता है. ऑफ कैमरा हम लोग दिविज मेहरा के बारे में बात कर रहे थे, जो कि आज ही रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहे हैं, टुक अ फाइफर, एंड ऑब्वियसली इंजरीज रही हैं इन द पास्ट where people probably thought कि यार नहीं, he won't be able to come back, but you work with him, he worked with his own self, with his mental thoughts, with his demons and all of that. Sir, as a physiotherapist, for you, for Mr. Deepak Surya, कितनी बड़ी सर खुशी मिलती है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए कि किसी प्लेयर पे इतनी ज़्यादा मेहनत करी, he stepped back, but when it was a thought कि जहाँ पे he can take a fight or take a flight, he chose to fight, वो वापस उठ रहे हैं, तो आपके लिए सर कितनी एक ब्लिसफुल या हैप्पी फीलिंग है उस टाइम पे? देखिए, सबसे बड़ी फीलिंग जो होती है वो कहते हैं ना कि जैसे अगर आप किसी भी पेरेंट्स से पूछेंगे तो उसका बच्चा अगर वो बहुत उनसे भी ज़्यादा अच्छा करता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है. ऐसी कोई भी आपका एक गुरु होता है, वी आर लाइक गुरुज, है ना. कोई भी फिजियो है, ट्रेनर है, अगर हमारे साथ कोई ट्रेन कर रहा है या हमारे पास कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है और वो अच्छा करता है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है. मैंने तो आज कितने लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया. मेरे पास कॉन्ग्रेचुलेशन के फ़ोन्स आए हैं सुबह से कि अरे वो आपका बच्चा है, वो कितना अच्छा कर गया है. तो ये थोड़ा सा डिसहार्टन हो गया था. इंग्लैंड भी गया और 1-2 जगह NCA भी गया, तो मतलब ठीक नहीं हो पा रहा था. तो फिर आया था और इसने बहुत मेहनत की. हमारे यहाँ यही बोलते हैं, ये चुपचाप क्वाइट है, बिल्कुल चुपचाप आता है, जो बोलते हैं वो करता है. पहले रनिंग नहीं करता था. मैंने इसको बोला रनिंग तो करनी पड़ेगी क्योंकि एंड्योरेंस वहाँ से आएगा. 5 दिन आपको ग्राउंड में खड़े होना है, 4 दिन खड़े होना है, तो और फास्ट बॉलर का तो काम ही ऐसा है, एक दिन में 20 ओवर डालने हैं आपको, तो बिना रनिंग के तो नहीं होगा. एंड ही एग्रीड कि आप मुझे बताइए करना क्या है. तो ये कुछ नहीं, आपको कल्चर कहीं पर चेंज करना होता है. कई बार दिविज मेहरा जैसे लड़के मिलना भी एक ब्लेसिंग है. ट्रू. आपको एक आपका कोई अच्छा प्यूपिल मिल जाए, अच्छा क्रिकेटर मिल जाए, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग होती है. 100%. ऐसे लोग आपके पास आते हैं जो आपकी गाइडेंस में अच्छे बन जाते हैं या इंजरी फ्री हो जाती है या कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हैं. अभी तो इसने आज 5 विकेट लिए हैं, हो सकता है आगे और ले इंडिया खेले. हम लोगों की तो यही ब्लेसिंग है. एग्जैक्टली. कैसे देखते हो सर आप आज के टाइम पे, यू आर क्लोज टू 50, given your almost everything to cricket, and obviously अभी बहुत कुछ है आना, because people need you, cricketers need you, everyone, people like me need you, कि पता है कि at the end of the day एक इंसान है, he is happy, he is radiating positivity, भोलेनाथ भक्त, सारी चीज़ें. लाइफ का जो पूरा स्पेक्ट्रम है, कैसे देखते हो आप उसको आज के टाइम पे? मुझे लगता है कि अभी जब आप ऐसी स्टेज पे आ जाते हो तो इट्स द टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी. एग्जैक्टली. तो अभी हमने क्या करना शुरू कर दिया, जैसे मेरे भोपाल में वर्कशॉप है. तो मैं वहाँ पे वर्कशॉप करने जा रहा हूँ, तो मैं अब पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने. 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मुझे बुलाती हैं एज एन एग्जामिनर. मैं PG के उनके एग्ज़ाम, हमारे मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी होता है, मैं उनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता हूँ. तो अभी मैं वर्कशॉप्स में मेरी में थ्योरी बिल्कुल ही नहीं होती. अच्छा. थ्योरी होती ही नहीं है. सारा कुछ वहाँ पे आके थोड़ा मस्ती के साथ हम लोग सिखाते हैं. जैसे मैंने आपको बताया ना, नी एंड इट्स रिश्तेदार, उसकी बुआ ढूंढो, ये ढूंढो, इस तरह से थोड़ा सा फनी वे में उनको सिखाना शुरू करते हैं. तो फाइंड आउट कहाँ से पेन आ रहा है. अभी तक भी फिजियोथेरेपी में कन्वेंशनली वही चलता है कि आपको नी पेन है, चलो हम आपको ये मशीन लगा देते हैं, चलो हम आपको ये मशीन लगा देते हैं. या 1960s या 70s में आपको जो एक्सरसाइजेस बुक्स में लिखी हुई थी, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कर लो या जो कुछ भी लिखी हुई थी, सेम करते चले जा रहे हैं. मुझे लगता है टाइम टू इवॉल्व. इट इज, है ना. तो ये मैं सोचता हूँ कि हाँ, अगर मैं किसी को कुछ सिखाने जा रहा हूँ और अगर मैं उनसे चार्ज करूँ तो कम से कम कुछ अच्छी चीज़ें दिखाऊँ, कुछ क्विक रिजल्ट्स वाली चीज़ें दिखाऊँ कि अभी हमने ट्रीटमेंट किया, अब आप करके देखो, आपको फ़र्क पड़ा. वो कहते हैं हाँ जी मेरा तो 80% पेन चला गया, मुझे तो 50% पेन चला गया. एक लेडी मेरे पास आई थी, तो वो सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही थी. जब वो सीढ़ी चढ़ रही थी तो एक स्टेप ऐसे करके ऐसे करके स्टेप चढ़ रही थी. हम ऐसे करके चढ़ते हैं. वो एक राइट लेग रखा, फिर लेफ्ट रखा, राइट फिर लेफ्ट, ऐसे करके. तो मैंने उनको ट्रीटमेंट किया. मैंने कहा आप चढ़ के देखिए. देन शी क्लाइम्ड 1 फ्लोर. पूरा चढ़ के खट ऐसे करके चढ़ गई. तो फिर वो ऐसे ही चढ़ के नीचे उतर के भी आ गई. तो बहुत खुश थी. मैंने बोला कि अभी ठीक है? कहते हाँ मुझे तो पेन बिल्कुल भी नहीं है. मैंने कहा अच्छा, कब से सीढ़ी नहीं चढ़ रहे हो? कहते जी 20 साल हो गए.
तो मैं तो खुद ही हैरान रह गया, मैंने कहा क्या 20 साल से आप मतलब ऐसे ही चल रहे हो? तो वो कहती हाँ मैं 20 साल से ऐसे ही चल रही हूँ। मैंने 20 साल हो गए जो एक एक करके ऐसे ऐसे करके ऑल्टरनेट सीढ़ी नहीं चढ़ी। तो ये टेक्निक्स मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को। कि जो कुछ मैंने सीखा है कहीं से भी या मेरी अपनी बनाई हुई टेक्निक्स जो है। कई बार क्या होता है कि मुझे लगता है कि सारी इन्वेंशंस या सारे के सारे जो अच्छी चीज़ें या सारी जो कुछ भी नई जो चीज़ें आप लेके आते हो मार्केट में, वो क्यों बाहर वाले ही क्यों करते हैं, फॉरेनर्स ही क्यों करते हैं, वेस्टर्न लोग ही क्यों करते हैं? हम लोग भी कर सकते हैं। है ना? आप कीजिए, आप उसको और बहुत लोगों पे ट्राई कीजिए, देन मेक इट अ रिसर्च। तो सोसाइटी को देना चाहिए। सोसाइटी को देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपकी जो नई इनोवेशंस है दैट इज हेल्पिंग द सोसाइटी इज व्हाट यू सेड, गेटिंग इट। सर, served cricket for a lot of time, at the moment 50. If I ask you in simple words, what is next for you? तो क्या सर फ्यूचर प्लान्स हैं आपके लिए? आई नो यू वांट टू गिव टू द सोसाइटी, आई नो यू वांट टू वर्क विद अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स, उनकी बॉडी पे काम करना है, सारी चीज़ें करनी है, बट लाइफ से आप इन द नेक्स्ट 5 years 7 years क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो? मुझे अभी लगता है कि मैं थोड़ा बच्चों को ट्रेन करूं, जैसे फिजियोस को ट्रेन करूं, कुछ एक और बच्चे, और मैं चाहता हूं कुछ एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां पे कि मैं, मेरा शॉर्ट टर्म कुछ प्लान ऐसा है कि जहाँ पे किसी से कुछ चार्ज ना किया जाए। ओके। जहाँ पे कि मैं फास्ट बॉलर्स को ग्रूम करूँ, क्योंकि उनमें इंजरीज बहुत ज़्यादा है। और जैसे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अच्छे फिजियोस अफोर्ड नहीं कर पाते, अच्छी ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको कुछ ऐसा करके साथ में उनका मील्स भी फ्री करा दें। कुछ इस तरह का मेरा प्लान है कि कहीं पे ऐसा करके और कुछ करना चाहिए। और बाकी अगर लॉन्ग टर्म प्लान की बात करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि लॉन्ग टर्म में मेरा कुछ ऐसा, मैं सोचता हूँ काफ़ी टाइम से सोचता हूँ, मैं शायद 20-30s में था तब से सोचता हूँ, गुमनाम होना चाहता। मतलब कोई जानता ना हो, कुछ ना हो, शायद या तो पहाड़ों में या समंदर के पास, कहीं पे भी। सरेंडरिंग योरसेल्फ, सिर्फ आप कनेक्ट हो जाओ भगवान के साथ। क्या बात है, और कुछ नहीं, सेल्फलेस। यस, इस पॉइंट पे आप आ चुके हो, ये कहेंगे हम। Getting it. So to everyone who is looking at Mr. Deepak Surya, एक चीज़ is for sure that if you want to get your body ready, if you want to be in that happy space, come up and contact with him. एक लास्ट चीज़ पूछना चाहूँगा, तो कुछ लोग होते हैं जो कि सामने वाली सीट पे बैठते हैं एंड जिस मोटिवेशन से या जिस इंटेंट से वो लोग हमसे बात कर रहे होते हैं ना, वो सेम चीज़ वो रेडिएट कर रहे होते हैं। क्या ये भोलेनाथ की ब्लेसिंग है कि अगर आप एक अच्छे मूड में हो, विच आई रियली विश कि हमेशा रहो, तो सामने वाला भी वो चीज़ रेडिएट कर पाता है? क्योंकि अभी जो जैसे भी आप बात कर रहे हो ना, इट फील्स लाइक माई सोल इज़ हैप्पी आपसे बात करके, टू टॉक अबाउट समथिंग जिसकी मेरे को एसेंस पता भी नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है आज भी बॉडी मेंटेन करना, सारी चीज़ें, बट जिस इंटेंट से आप बात करते हो, यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू पीपल। सो एट द एंड कितना एम्फोसाइज है हैप्पीनेस पे? मुझे तो लगता है कि मैं तो जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद मैं यहाँ साइड में त्रिशूल रखा हुआ है। मैं तो आपके अंदर कितनी बार भोलेनाथ देख चुका हूँ। मुझे लग रहा है आपका बहुत करियर बहुत अच्छा जाएगा। और मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जिस किसी से मिलो सोचो कि उसके अंदर भगवान है जी, आप उसका कभी गलत नहीं कर सकते। क्या बात है, क्या बात चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप किसी डॉग को देख रहे हो, चाहे आप किसी कैट को देख रहे हो, यस, तो कोशिश ये करें कि हाँ इसके अंदर भी जान है, इसके अंदर भगवान है, तभी ये मूव कर रहा है। क्या बात है, कमाल सर, नॉट अ बेटर वे टू एंड द पॉडकास्ट। और एक चीज़ और मैं हमेशा बोलता हूँ, आई ट्रीट ही क्योर्स। या हमेशा से मैंने ये, और मैंने अपने एक मेरा क्लिनिक है, मैंने वहाँ पे लिखवा के रखवाया हुआ है, आई ट्रीट ही क्योर्स, आई ट्रीट ही क्योर्स। हम लोग कभी कुछ नहीं करते। बिल्कुल। कितने केसेस ऐसे होते हैं, हम, मुझे नहीं पता, मैंने थोड़ा सा कुछ किया एंड ही सेड कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैं तो इतने साल से पेन में था। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सिर्फ ब्लेसिंग है, बिल्कुल, जो वहाँ से आती है, और वी आर जस्ट द मीडिएटर्स। एग्जैक्टली, और कुछ नहीं। यप, अगर भगवान ने मुझे मेरा थोड़ा नाम कराया तो उन्होंने ही कराया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। द वन अप अबव इज अ ब्लेसिंग, बट आई फील इन ट्रू वर्ड्स सो आर यू सर, डेफिनेटली आप ब्लेसिंग है। एंड थैंक यू सो मच, दिल खुश हो गया, एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी, फॉर द ऑडियंस टू हियर यू। भोलेनाथ सबके साथ। थैंक यू, सपोर्ट कीजिए दक्ष। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, मीन्स अ लॉट, थैंक यू।